प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या। हमने पूर्व में 2 सूत्र पढ़े हैं, योग समाधि और दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस सूत्र के बारे में जाने। हमने अथ योगानुशासनम और तदनंतर योग चित्तवृत्ति निरोध के पश्चात ये तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ ये है कि तब दृष्टा स्वरूपे अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कब? तो योग की स्थिति में। योग कौन सी? तो योग 2 प्रकार के हैं, संप्रज्ञात योग एवं असंप्रज्ञात योग। असंप्रज्ञात योग जब उसका सिद्ध होता है, यानी सभी वृत्तियों का, चित्त की समस्त वृत्तियों का जहाँ निरोध हो जाता है और चित्त की भूमि में निरुद्धावस्था में, वहाँ पर जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब जो दृष्टा है, यानी जो पुरुष है, दृष्टा पुरुष है, वह अपने स्वरूप में, अपना स्वरूप उसका कैसा है? चैतन्य स्वरूप है, प्रकाशक स्वरूप है। उस मूल स्वरूप में, जो उसका मूल स्वरूप है, जिसको हम चित्ती शक्ति कहते हैं, चित्ती कहते हैं, तो उस स्वरूप में, उसके वास्तविक स्वरूप में वह स्थित हो जाता है, यानी वह अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये कहना है स्वरूप। ये व्यास भाष्य को देखें। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चित शक्ति यथा कैवल्ये व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। इसका अर्थ है कि उस असंप्रज्ञात योग की अवस्था में पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी स्थित हो जाता है, जैसा कि वह कैवल्य दशा में रहता है। चित्त के व्युत्थान काल में, तो व्युत्थाने चित्ते तु सती, चित्त के व्युत्थान काल में तो अपने रूप में प्रतिष्ठित होने पर भी पुरुष अपने रूप का नहीं प्रतीत होता। व्युत्थान काल माने जो एक निरोध काल है, और एक निरोध काल से इतर जब उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता है, उसको व्युत्थान काल कहते हैं, उसको व्युत्थान चित्त कहते हैं। जो निरोध चित्त से अलग चित्त, अलग चित्त की वृत्ति, चित्त का व्यापार, चित्त की स्थिति, चित्त यानी मन और बुद्धि का योग, इन तीनों को मिला के चित्त कहा है इसमें योग दर्शन में। तो उस स्थिति में कहता है कि किस स्थिति में? दृष्टा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम यदा योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस जब योग की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, योगा किम चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का, चित्त के व्यापार का, चित्त की चंचलता का, चित्त की समस्त वृत्तियों का, वहाँ चित्त शून्यता जब आ जाती है, व्यापार शून्यता, उस अवस्था में वह केवल वह दृष्टा रूप में रहता है, और वह दृष्टा रूप ही उसका कैवल्य रूप का दर्शन करता है, अपने मूल स्वरूप का। उसे अन्य किसी चीज़ का दर्शन नहीं करना होता है, उसे वस्तुतः अपने स्वरूप का ही दर्शन करना होता है। तो ये तीसरा सूत्र है, और इस सूत्र में ये बताया गया ये कि जब योग की सिद्धि होती है, यानी असंप्रज्ञात योग जब सिद्ध होता है, जो उस स्थिति में दृष्टा अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है। अगला सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इति अत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अन्य दशाओं में, यानी व्युत्थान काल में चित्त वृत्तियों के समान रूप वाली प्रतीति होती है। आहरण करना पड़ेगा। व्युत्थाने या चित्तवृत्तय तद विशिष्ट वृत्ति पुरुष। व्यास भाष्य तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति, ऐसा सूत्र में बताया गया। व्युत्थान काल में जिस प्रकार की चित्तवृत्तियाँ बनती है, यानी निरोध काल से इतर,
निरोध काल को छोड़कर, असंप्रज्ञात अवस्था की स्थिति को छोड़कर जो काल है, जो समय है, वो व्युत्थान काल है। व्युत्थान काल में जिस प्रकार की चित्तवृत्तियाँ बनती हैं, व्युत्थाने जा चित्तवृत्तयः तद विशिष्ट वृत्ति पुरुषः, पुरुष भी उस समय उसी प्रकार से स्थित होता है, उसी प्रकार की वृत्ति वाला प्रतीत होता है। और इसका आशय एक प्रकार पंचसिंहाचार्य ने एक सूत्र दिया है, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति। पुरुष और बुद्धि दोनों दर्शन एक ही रूप का होता है दोनों का, और यह दर्शन बुद्धि वृत्तियों के रूप का ही होता है। पुरुष का दर्शन है, उसका दर्शन, और बुद्धि का दोनों का दर्शन। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें पुरुष का बिंब प्रतिबिंब भाव जो है, बुद्धि में पुरुष प्रतिबिंबित होता है, पुरुष में बुद्धि प्रतिबिंबित है, दोनों एक दूसरे के गुणों का आधान कर लेते हैं। इसीलिए पुरुष जो है जड़ तो नहीं है, लेकिन जड़ की चीज़ों का अपने कुछ आदान कर लेता है, वो चीज़ उसमें उत्पन्न होता है। पुरुष और बुद्धि दोनों का दर्शन एक रूप होता है, और यह दर्शन बुद्धि वृत्तियों के रूप का होता है। चित्त अर्थात बुद्धि चुंबक के समान सन्निहित मात्र होकर उपकार करता है, अर्थात पुरुष में प्रतिबिंबित होकर पुरुष रूपी स्वामी का दृश्य होता हुआ उसका स्व अर्थात धन बनता है। व्यास भाष्य में देखें इसको क्या कहा गया, चित्तम अयस्कांतमणि कल्पम सनिधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। अर्थात चित्त अर्थात बुद्धि चुंबक के समान, अयस्कांतमणि चुंबक को कहते हैं, चुंबक के समान सन्निहित होकर उपकार करता है, अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर पुरुष स्वामी ईश्वर का दृश्य होता हुआ उसका स्व अर्थात धन बनता है। इसलिए पुरुष को चित्त वृत्ति ज्ञान या बुद्धि प्रति संवेदन होता है। पुरुष को चित्त की यानी बुद्धि के प्रति संवेदन का ज्ञान होता है, उसमें पुरुष और बुद्धि का यह जो संबंध है, तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंध होता है। इसमें पुरुष और बुद्धि इन दोनों का आज से नहीं अनादि संबंध है। जैसे सांख्य में भी कहता है प्रकृति एवं पुरुष, तो प्रकृति का प्रथम जो तत्व उत्पन्न होता है वो महत है, वही उसी में सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, और महत से ही सारी चीज़ें फिर उत्पन्न होती हैं। प्रकृति और पुरुष का संबंध के संयुक्त वहीं से प्रकृति पुरुष विवेक से, विवेक ख्याति होने से फिर विलगाव होता है, और पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हो जाते हैं, और पुरुष ने अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तभी वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, वहीं वो मुक्त हो जाता है। और इस तरह से प्रकृति भी दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों तत्व पुरुष और प्रकृति, पुरुष और बुद्धि जिसे हम महत कहते हैं, इनका संबंध अनादिकाल से है, इनका संबंध अनादिकाल से है। और जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो सृष्टि होती है, और जब अलग होते हैं तो प्रलय होता है। यानी इस प्रकार से यहाँ कैवल्य की अवस्था में मूलतः पुरुष जो है प्रकृति से अलग हो जाता है। अगला सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये वृत्ति की बात जब मैं बात किया था पिछले सूत्र में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्य दशाओं में यानी व्युत्थान काल में चित्त वृत्तियों के समान रूप वाली प्रतीति होती है। चित्त वृत्तियों के समान रूप वाली प्रतीति किसको होती है? पुरुष को होती है। जो चित्त के व्यापार होते हैं, चित्त विषयों को ग्रहण करती है, तद आकारित हो जाती है, और वो आकार फिर पुरुष में पड़ते हैं, तो पुरुष भी उस तरह के ज्ञान का उसमें आधान होने लगता है, यद्यपि कि वो मूलतः ऐसा नहीं है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। ये सूत्र प्रमुख भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी इन सूत्रों की व्याख्या आती है, और हमें इसको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। और व्यास भाष्य को ध्यान में रखकर इसके अर्थ जो है सूत्र में उतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि व्यास भाष्य में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो हमें पढ़ते वक्त और तैयारी करते समय
ध्यान में रखना।